आप सभी लोगों ने अपने घर के अगल-बगल, आस-पास की दुकानों पे, है ना? इस तरह के क्यूआर कोड्स को ज़रूर से ज़रूर रखे हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ये क्यूआर कोड्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं? आखिर ये यूपीआई क्या होता है? ये ई-कॉमर्स सिस्टम क्या होता है? ये ई-गवर्नेंस क्या होता है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपने चैप्टर 8 के बारे में, जो कि है ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर ई-कॉमर्स होती क्या है, ई-गवर्नेंस क्या होती है, ई-कॉमर्स कैसे काम करती है, क्या एप्लीकेशन है, बी टू बी क्या होता है, सी टू सी क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से बहुत ही ईजी तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला जो आपकी डेफिनेशन आती है इसके अंदर, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया करूँगा। उन चीज़ों को आप लोग चाहे तो स्क्रीन से नोट कर लीजिएगा, आपको क्लियरली विज़िबल हो रहा होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो जो कोर्स है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है ऑलरेडी, है ना? कोर्स की जो लिंक है वो पड़ी हुई है, 149 रुपीज़ का कोर्स है। और 149 के अंदर आप लोग मैक्सिमम 15 बच्चों को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हर बच्चे की जो कॉस्ट आएगी वो लेस दैन 10 रुपीज़ से भी कम एक स्टूडेंट की कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर ई-कॉमर्स होता क्या है। तो क्या लिखा है कि ई-कॉमर्स इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट। मतलब क्या करना कि कोई भी सर्विसेज हो या कोई भी गुड्स हो, है ना? जहाँ-जहाँ अंडरलाइन कर रहे हैं उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि चाहे कोई भी गुड्स हो, गुड्स मतलब सामान, और चाहे कोई भी सर्विस हो। ठीक है, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, एनीवे टाइप ऑफ अ सर्विस। लेकिन अगर हम आपको एक प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कर रहे होते, तो क्या होता, वो एक गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता। ठीक है, तो कुछ भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी गुड्स को बाय करना या सेल करना, या फिर कोई सर्विस को बाय करना या सेल करना, क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है हमारा ई कॉमर्स। ठीक है, देखो लिखा है, इट इन्वॉल्व यूजिंग अ वेबसाइट और ऐप टू कंडक्ट द ट्रांजैक्शन सच एज शॉपिंग फॉर प्रोडक्ट्स, मेकिंग पेमेंट्स, इंटरेक्टिंग विद सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इन अ सिंपल टर्म, ई कॉमर्स मीन्स शॉपिंग और डूइंग बिजनेस ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ गोइंग अ फिजिकल स्टोर। एक सिंपल मीन में ई कॉमर्स क्या होता है? शॉपिंग करना या फिर अपना बिजनेस करना कहाँ पे? ऑनलाइन बिजनेस करना, बजाय किसके, किसी एक फिजिकल स्टोर पे जाके। क्लियर हुआ? तो ई कॉमर्स क्या हुआ कि भाई हम ऑनलाइन कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएँगी आपके? ये सब चीज़ें आएँगी आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत। ये आपका ई कॉमर्स के डेफिनिशन के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपका ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा, ये श्योर है पूछा जाएगा। ठीक है? फिर देखो, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ ई कॉमर्स की, कि आखिर जो ई कॉमर्स है वो कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो देखो, जो पहला आपका दिया है वो दिया है आपका बी टू सी। एक बार इनको लिख लेते हैं। फिर आपका देखो दिया है बी टू बी। ठीक है, उसके बाद आपका नोट्स में दिया है सी टू सी, और फिर दिया है सी टू बी, है ना? सी टू सी और सी टू बी। सी टू सी आपका हो गया, और आपका हो गया सी टू बी। ठीक है, ये 4 टाइप्स का आपका जो भी ये है। फिर आपका देखो दिया है बी टू जी, ठीक है, और सी टू जी, है ना? बी टू जी, सी टू जी, डी टू सी। फिर आपके ये 3 जो हैं एक्स्ट्रा हैं, ठीक है? ये लेकिन जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पर्सपेक्टिव से नहीं रहेंगे एग्जाम में। बेसिकली आपको इन चारों को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। बी टू बी क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, सी टू सी क्या होता है, और सी टू बी क्या होता है। इसके अलावा जो बाकी 2 हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे, बाकी 3 हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, कि आखिर ये हैं क्या, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या-क्या हैं, इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना रहेगा। ठीक है, देखो पहला लिखा है हमारा बी टू सी, मतलब क्या हुआ, बिज़नेस टू कंज्यूमर। सपोज़ करो कोई बिज़नेस है, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज़ को डायरेक्टली दे रहा है किसको, कंज्यूमर्स को। तो वो हम क्या कहेंगे इसको, इस मेथड को हम लोग कहेंगे बी टू सी, मतलब बिज़नेस टू कंज्यूमर्स। यहाँ पे क्या देखो लिखा है, बिज़नेसेस सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स। डायरेक्टली किसको बेच रहे हैं, कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है बाइंग अ स्मार्टफ़ोन फ्रॉम अ फ्लिपकार्ट। ठीक है, इसको हम लोग बी टू सी के अंदर
रख सकते हैं वैसे। इसका तो बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगा जैसे कि मान लो B2C, मान लो कोई बिज़नेस है ना? फ्लिपकार्ट एक मीडिएटर की तरह काम भी करता है क्योंकि भाई वो मिडल में, वो खुद अपना सामान नहीं बना रहा है। अगर हाँ, हम लोग फ्लिपकार्ट का कोई स्मार्ट बाइक का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो फ्लिपकार्ट खुद बनाती है, तो हम लोग इसको फिर एकदम परफेक्ट B2C की कैटेगरी के अंदर रख देंगे ना। यहाँ एक बात ध्यान देना कि कोई भी बिज़नेस मॉडल होता है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपका खाली B2C पे काम करे, खाली B2B पे काम करे या खाली C2C पे काम करे या खाली C2B पे काम करे। एक बिज़नेस मॉडल अलग-अलग टाइप ऑफ ई-कॉमर्स में काम कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखो जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल होगा B2C का वो क्या होगा, जैसे कि मान लो हमने कहा कि कोई ब्रांड है, सपोज़ करो ब्रांड है एलन कूपर, ठीक है? एलन कूपर होपफुली सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। अब ये मान लो बना रही है जैकेट्स या शूज़ बना रही है मान लो, ठीक है? ये बनाती है शूज़। इसके शूज़ आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएँगे, इसके शूज़ आपको अमेज़न पे मिल जाएँगे, इसके शूज़ आपको जो इनके स्टोर्स होते हैं ना, या हम लोग कह लें जो हाँ, वहाँ पे मिल जाएँगे आपको। लेकिन इनके स्टोर, ठीक है, स्टोर मिल जाएँगे तो फिजिकल हो गया, तो आपका ई-कॉमर्स के अंदर आएगा ही नहीं। ये दोनों आ सकते हैं, पर यहाँ पे भी क्या कहीं न कहीं एक एज़ अ मीडिएटर काम हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, इनकी वेबसाइट पे जाएँ, है ना? इनकी हम वेबसाइट पे जाएँ और वहाँ से क्या करें, डायरेक्टली शूज़ को परचेज़ करें, तब क्या होगा, तब एक बिज़नेस ने अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली क्या किया, कंज्यूमर्स तक पहुँचा दिया, ठीक है? तो दिस इज़ द टाइप ऑफ अ B2C मॉडल की बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है। देखो इसका दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स, सबसे कॉमन टाइप है ई कॉमर्स का, एंड इज हाईली कन्वीनियंट फॉर द कंज्यूमर्स। काफ़ी कन्वीनियंट है कंज्यूमर के लिए, एज दे कैन शॉप फ्रॉम एनीवेयर, है ना? फिर देखो आपका आता है B2B। देखो B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। देखो लिखा है बिजनेसेस सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेस। एग्जांपल लिखा है फर्नीचर मैन्युफैक्चर सेलिंग चेयर्स टू एन ऑफिस सप्लाई कंपनी। मतलब क्या है कि भाई मान लो कोई कंपनी है, इसको चाहिए कि ये क्या कर रही है, ये कर रही है बिजनेस, है ना? मान लो ये बिज़नेस कर रही है कंपनी, अब इस कंपनी को क्या चाहिए? इस कंपनी को चाहिए चेयर्स, कुर्सियाँ चाहिए इस कंपनी को, तो ये कंपनी क्या करेगी चेयर्स के लिए, एक अदर फर्नीचर की शॉप से, है ना? फर्नीचर की शॉप से क्या करेगी, अपना कॉन्टैक्ट करेगी, भैया हमें कुछ चेयर दे दो, हमें अपने बिज़नेस के लिए काम है। तो देखो ये जो फर्नीचर की शॉप है, इनका भी एक बिज़नेस है, इनका भी एक बिज़नेस है, ये जो कंपनी है इसका भी अपना एक अलग बिज़नेस है। तो क्या कर रही है, अब जो ये बिज़नेस है ये इसी को क्या कर रहा है, डायरेक्टली चेयर सेल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिज़नेस टू बिज़नेस मतलब B2B मॉडल यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। फ्लिपकार्ट भी B2B के अंदर कुछ केसेस में आता है क्योंकि फ्लिपकार्ट का अपना बिज़नेस है, वो एक मीडिएटर का काम कर रही है। जो अदर बिज़नेसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट को अपना सामान दे रहे हैं कि भाई आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप सेल कर दो अपने प्लेटफ़ॉर्म पे। तो क्या हो रहा है, B2B यहाँ पे भी काम कहीं न कहीं कर रहा है, ठीक है? देखो लिखा है एक्स्ट्रा पॉइंट में B2B ट्रांजैक्शंस ऑफन इन्वॉल्व बल्क ऑर्डर्स, काफ़ी बड़े ऑर्डर्स होने चाहिए ना, एंड अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और जनरली क्या होता है B2B के अंदर कि जो दोनों बिजनेसेस हैं वो आपस में काफ़ी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो अप करते हैं। फिर लिखा है मेकिंग इट अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, है ना? सॉरी। फिर देखो लिखा है C2C, है ना, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब देखो लिखा है कंज्यूमर सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द अदर कंज्यूमर्स वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मतलब जब क्या होगा, जब बिजनेस का कोई काम ही नहीं है, हम कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूमर हैं, हम डायरेक्टली कुछ चीज सेल कर रहे हैं आपको, है ना, बिना किसी मीडिएटर के, तो हम क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे क्या, आपका C2C मॉडल, है ना? तो कम एग्जांपल लिखा है OLX का, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अंदर आ सकता है आपके कि बताओ OLX किस टाइप के हम लोग कह लें ई-कॉमर्स का टाइप है ना, किस टाइप का है ये, B2B है, B2C है, C2C है, कैसा है? इस तरह के एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है? देखो OLX क्या करता है, OLX में मान लो हम एक कंज्यूमर है C1, एक कंज्यूमर कोई है C2। मेरा जो मान लो हम लोग कह लें मेरा मोबाइल है, वो पुराना हो गया है, मुझे एक न्यू फ़ोन लेना है। हमने क्या किया, आपने पुराने वाले मोबाइल को कहाँ डाल दिया हमने OLX पे। इन भाई साहब का पैसे नहीं है इतने ज़्यादा, इनको भी नया लेना है, पर ये एकदम नया नहीं ले सकते हैं। इनको चाहिए कि भाई हमें अपने वाले से अच्छा चाहिए। इन्होंने क्या किया, ये गए OLX पे, इन्होंने देखा कि मेरा मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमसे अपना वाला मोबाइल खरीद लिया, ठीक है? हमने अपना बाहर ले लिया, तो अब क्या हुआ, ये जो C1 था इसने C2 क्या करा, अपना मोबाइल सेल कर दिया OLX के थ्रू। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन हुआ आपका, तो कैसे हुआ, C2C, कंज्यूमर से कंज्यूमर को ये ट्रांज़ैक्शन पूरा आपका हुआ। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, तो ये होता है C2C। तो बोलता है C2C प्लेटफ़ॉर्म एक्ट एज़ अ इंटरमीडिएटर्स, है ना? हेल्पिंग द कनेक्ट बायर्स एंड सेलर। ये क्या करते हैं, इसके जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं C2C के, वो हेल्प करते हैं बायर्स को और सेलर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इंश्योरिंग अ सेफ ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस, है ना? और ये इंश्योर करते हैं कि जो ट्रांज़ैक्शन हो वो पूरा सेफली
फिर देखो आपका आता है कंज्यूमर टू बिज़नेसेस। कभी-कभी क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, है ना? जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्टली अपने बिज़नेस को सामान बेचते हैं। रिवर्स काम हो रहा है। तो यहाँ कैसे हो रहा है, इसमें देखो लिखा है इंडिविजुअल सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द बिज़नेस, फोटोग्राफर सेलिंग स्टॉक फोटोज़ टू अ कंपनी फॉर मार्केटिंग। कोई एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, मार्केटिंग करनी है उसको, तो एक फोटोग्राफर है वो क्या कर रहा है, अपने इमेजेस को सेल कर रहा है उस कंपनी को। या फिर हम लोग और अच्छा एग्जांपल लें, तो मान लो कोई कंपनी है, मान लिया हमने एक लेस, है ना? लेस क्या करती है, ये बनाती है चिप्स, चिप्स बनाती है ये, इसका कंज्यूमर कौन है, आम जनता है, जो हम लोग हैं, ठीक है? हम लोग इसके चिप्स हैं। अब चिप्स बनाने के लिए चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए पोटैटो, है ना? पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए। अब इस पोटैटो को उगा भी कौन रहा है, कंज्यूमर ही उगा रहा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, पोटैटो को उगाएगा और क्या करेगा, इस लेस वाली को सेल करेगा ना। तो यहाँ जब ये काम होगा कि भाई जो फार्मर है, कंज्यूमर कह लो या फार्मर कह लो, यहाँ पे फार्मर लिख लेते हैं हम लोग इस चीज़ को, कि जो फार्मर है जब वो क्या कर रहा है, आलू को किसको बेच रहा है, इस लेस कंपनी को बेच रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल काम करेगा, सी टू बी का मॉडल यहाँ पे काम करेगा, कि जो कंज्यूमर टू बिजनेस का मॉडल यहाँ पे काम करेगा, ठीक है? फिर देखो आपका आता है बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट। देखो लिखा है बिजनेसेस प्रोवाइड गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे अभी आगे का सेक्शन, चलो देख लेते हैं इनको एक बार, ठीक है? ये तुम्हारा ई गवर्नेंस के अंदर मेनली आ जाते हैं। लेकिन इनको भी हम लोग एक बार कवर कर लेते हैं। देखो बी टू जी, देखो लिखा है बिजनेसेस प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो जब कोई बिजनेस क्या करेगा, मान लो कोई बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट को चीजें दे रहा है, ठीक है? ई गवर्नेंस में क्या होता है कि हर चीज़ उल्टी हो जाएगी, बस गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेन रोल में रहेगी। यहाँ पे क्या है, देखो कोई बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, वो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें सेल कर रहा है या कुछ प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है? जैसे मान लो एक टेक कंपनी है, वो अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। जैसे कि मान लो कि आप लोग अभी, आप लोग के भैया दीदी घर में होंगे, वो एग्जाम देते होंगे एसएससी का, है ना? वो एग्जाम देते होंगे एसएससी का या बैंक का एग्जाम, मान लो वो दे रहे हैं, ठीक है? किसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, कंपनी है टीसीएस, इंडिया की कंपनी है टाटा, है ना? टाटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस कंपनी का नाम है टीसीएस का, ठीक है? तो ये टीसीएस क्या करती है, इन्होंने अपना एक बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, ठीक है? इन्होंने बनाया हुआ है अपना एक सॉफ्टवेयर, उसका सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, आयन, ठीक है? टीसीएस आयन करके उसका नाम है, ठीक है? आयन, ठीक है? इनकी डिजिटल जोन्स वगैरह भी रहती हैं। तो अब क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर पे जो एग्जाम है पूरा, वो कंडक्ट कराया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बिजनेस है टीसीएस, वो क्या कर रहा है, वो इन एसएससी वालों को, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट है, ये कौन है, गवर्नमेंट है, इन गवर्नमेंट को अपना सॉफ्टवेयर सेल कर रहा है, कि ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपने एग्जाम्स को उनके प्लेटफॉर्म पे करा सके। तो ये कैसा मॉडल हो गया, ये आपका मॉडल हो गया बी टू जी मॉडल, ठीक है? फिर देखो आपका आता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। जब कोई जो कंज्यूमर है, जब वो क्या कर रहा हो, गवर्नमेंट को चीज़ें दे रहा हो ऑनलाइन मोड से, है ना, ई मोड से, तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लो टैक्सेस, है ना, पेइंग टैक्सेस, हम लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, या मान लो हम लोग कह लें, अच्छा तो जो इनकम टैक्स है वो ये गवर्नेंस के अंदर नहीं आएगा एक्चुअली में। इनकम टैक्स इसलिए नहीं आएगा कि मान लो, क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो तो हमारी ड्यूटी है, कि भाई हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं अगर इनकम से, ठीक है? हमारी सैलरी जो लिमिट है, मान लो 8 लाख है, 10 लाख है, हम उससे ऊपर कमा रहे हैं, तो वो एक सर्विस के तौर पे आ गया कि भाई ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मान लो जैसे कि हमने पासपोर्ट बनवाया, या मान लो हमने आधार कार्ड को अपडेट कराया, ठीक है? तो उसमें क्या है, इसमें कुछ चार्ज है जो गवर्नमेंट हमसे पे करती है। जैसे कि मान लो आधार कार्ड में अगर आपको फोटो बदलवानी है, कुछ भी कराना है, तो आपको 100 रुपीज़ के आसपास शायद वो चार्ज लगता है, ठीक है? तो ये जो चार्ज जा रहा है, वो कैसे जा रहा है? वो जा रहा है कंज्यूमर से, किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है? या फिर देखा होगा आपने कभी-कभी, जो गवर्नमेंट है वो जो किसान हैं उनसे गेहूँ चावल भी खरीदा करती है ना, तो इसको भी हम लोग इस सी टू जी मॉडल के अंदर, सी टू जी के अंदर रख सकते हैं। लेकिन कब रख सकते हैं? तब रख सकते हैं जब जो फार्मर है वो अपने अपने सामान को, अपने गेहूँ चावल को ऑनलाइन मोड से बेच रहा हो, ई-कॉमर्स मोड से बेच रहा हो, जो कि इंडिया के अंदर अभी ऐसा नहीं होता है जनरली, ठीक है? फिर देखो लिखा है दिस मॉडल इंक्रीज द कन्वीनियंस फॉर द सिटीजन्स अलाउइंग देम टू कंप्लीट गवर्नमेंट एडेड टास्क ऑनलाइन, है ना? ये चीज़ क्या है, इससे क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं उनको थोड़ा सा आराम हो जाता है, ताकि वो जितने भी उनके गवर्नमेंट एडेड टास्क हैं वो सारा क्या कर सके, वो बहुत इसी तरीके से ऑनलाइन का अपना काम सारा कर सकें। फिर देखो आता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। देखो लिखा है मैन्युफैक्चरर और ब्रांड सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर विदाउट एनी गिविंग अ थर्ड पार्टी। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया एकदम एलन के ऊपर वाला एग्जाम, जैसे कि मान लो भाई कोई वो चीज़ क्या है आपके डी टू सी के अंदर एकदम एग्जैक्ट तरीके से फिट हो जाएगी, ठीक है? तभी मैंने आपको वहाँ बताया था कि भाई वो प्रॉपर बी टू बी मॉडल है, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल है, ठीक है? यहाँ भी तो आपका डी टू सी है, पर डी टू सी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जनरली इसको लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम लोग बी टू बी की सब कैटेगरी के अंदर ही मान लेते हैं ना, कि भाई इसको हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये बिजनेस टू कंज्यूमर के अंदर ही ये हमारा सिस्टम पूरा आ जाता है, ठीक है? मान लो कोई ब्रांड है नाइकी, वो क्या कर रही है, अपने चीज़ों को सेल कर रही है डायरेक्टली, कैसे डायरेक्टली कर रही है, वो वेबसाइट के थ्रू, ठीक है?
तो ये हो गया। फिर देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ ई-कॉमर्स की, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा आपका 4 मार्क्स के अंदर, या फिर हो सकता है कि आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और ई-कॉमर्स होती क्या है, ये आपका लॉन्ग में भी आ सकता है ना? तो 8 मार्क्स का ये हो पूरा हो सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है? देखो क्या होती है एडवांटेजेस। इसके ई-कॉमर्स पहले क्या है कन्वीनियंस। ई-कॉमर्स से क्या होता है ना कि भाई बहुत कन्वीनिएंट हो जाता है कि भाई हमें ब्लिंकिट आ गया है, हमें दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो कुछ चाहिए हमने अपना ऑर्डर कर लिया मोबाइल पे और वो चीज़ हमारे घर के सामने आ गई 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर जब भी आ जाए, ठीक है? तो इसमें और वैरायटी मिल जाती है हमें कई सारी। तो पहला क्या है कन्वीनिएंट बहुत ज़्यादा है। फिर क्या है देखो लिखा है वाइडर रीच कि भाई हमें कपड़ा लेना है अगर, तो हम अगर दुकान पे जाएँगे तो वहाँ 10 पीस रखे होगा, वो 50 पीस रखे होंगे खाली। लेकिन अगर हम उसी क्लॉथ को, उसी चीज़ को हम बाय कर रहे हैं किससे? हम बाय कर रहे हैं उसी चीज़ को हम लोग कह लें कि फ्लिपकार्ट से बाय कर रहे हैं, तो क्या है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसी सेम कलर के लिए, उसी सेम कुर्ते के लिए कई सारे ऑप्शंस हमारे पास में है, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जो ई-कॉमर्स कंपनीज़ होती हैं या उनमें कभी कहीं न कहीं जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। क्यों? क्यों कम होती है? क्योंकि भाई उनको जो अपना सामान है वो एक जगह पे कहीं उनका स्टोर है, वहाँ उनका सारा सामान भरा हुआ है, ठीक है? तो और चीज़ क्या है कि वो जो अपना सामान परचेज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टली कर रहे हैं जो उनके मेन बिज़नेसेस हैं। है ना? वो डायरेक्टली सामान वहाँ पे लेके आ रहे हैं और वो सामान सारा कैसे लाते हैं? वो लाते हैं सामान पूरा बल्क में, कि भाई वो अगर मान लो फ्लिपकार्ट को कपड़ा लेना होगा या कुछ भी लेना होगा तो वो सामान एक जो नहीं लेगा, वो फिर कैसे लेगा? वो मतलब जो मान लो मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है? मान लो हो गया मोबाइल फ़ोन, तो जब ये लोग ऑनलाइन मोबाइल की जो सेल्स आती हैं, तो उनमें फिर 50-50 लाख, 10-10 लाख मोबाइल एक साथ सेल हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कॉस्ट है, वो इन कंपनीज़ को कम में पड़ती है, फ्लिपकार्ट वगैरह को, और ये और कम में अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है? और फिजिकल स्टोर में क्या होता है कि उनका मेंटेनेंस रखना है, बिजली का बिल देना है, कई सारी अदर चीज़ें होती हैं कि कहीं खराब ना हो रहा हो, दुकान में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसका अलग रहता है कि भाई मान लो कुछ चीज़ मँगाई आपने, दूध मँगाया आपने बेचने के लिए और 2 दिन कोई कस्टमर ही नहीं आया आपको दूध का, तो क्या हुआ? तो अब वो जो मिल्क था पूरा वो खराब हो गया, बेकार हो गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आपको देखो लिखा है 24/7 अवेलेबिलिटी, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है किसका? ई-कॉमर्स का, कि दुकानें जो हैं मान लो आपको रात में कपड़े लेने हैं, ऐसा कुछ करना है कि आपको कल ही चाहिए कपड़ा, तो आपने क्या किया रात में आप दुकान जाओगे या देखोगे तो सब दुकानें बंद हो गई होंगी ना, और काफ़ी इश्यूज़ आएँगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि आपने अमेज़न प्राइम मेंबरशिप आपके पास में है, आपने अमेज़न खोला और क्या किया आपने कपड़े को तो रात ही में देख लिया, बुक कर दिया रात ही में, और अगले दिन मॉर्निंग में या शाम तक की क्या वो कपड़ा आपके पास में तुरंत आ गया, है ना? तो ये क्या है 24/7 अवेलेबिलिटी का फीचर जो मिलता है हमें ई-कॉमर्स के अंदर सबसे बेस्ट फीचर है, ठीक है? ये भी चीज़ें हैं। फिर देखते हैं देखो क्या प्रोडक्ट वैरायटी, अभी बताया मैंने आपको कि भाई मान लो आपको शर्ट लेनी है पिंक कलर की, या मान लो आपको शर्ट लेनी है ब्लैक कलर की, ठीक है? तो अब इस ब्लैक कलर के अंदर जो आपका शॉपकीपर होगा, उसके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। कि भाई खाली 10 शर्टें या खाली 5 शर्टें ब्लैक कलर की उसके पास में है। लेकिन अगर आप जा रहे हो किसमें फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, तो वहाँ पे क्या है वहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगी। बहुत एक ब्रॉड रेंज मिल जाएगी कपड़ों की, जहाँ से आप अपने कपड़ों को चूज़ करके उसी ब्लैक कलर में आपको 10,000 शर्टें मिल गई, 5 शर्टें मिल जाएँगी आपको, जो आप अपने अकॉर्डिंग देख के अपने साइज़ की चूज़ कर सकते हो ना। फिर देखो लिखा है डिटेल इन्फॉर्मेशन। शॉप पे क्या होता है कि भाई सिर्फ़ कपड़ा रखा हुआ है, क्लॉथ रखा हुआ है, ठीक है? जो दुकानदार बता रहा है, जो शॉपकीपर बता दे रहा है, उसी को हम लोग मान ले रहे हैं कि भाई हाँ, ये अच्छी ब्रांड है, ऐसा है, वैसा है, फलाना-ढिमाका। लेकिन क्या है मान लो मोबाइल भी है तो उसने कहा कि हाँ, 16 जीबी रैम है, इतना है, उतना है, लेकिन अब हमें पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें ऑफ़लाइन मार्केट में नहीं मिलती है। लेकिन क्या है ई-कॉमर्स के अंदर हमें यही जो फीचर है आपका, वो बहुत ईज़ी तरीके से मिल जाता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा एक्सटेंड करा जाए। ये, ठीक है? तो क्योंकि अब ये सही लग रहा है मतलब सही है, आपको भी ये भी दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है? इसको बीच में कर दें? नहीं, इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी मतलब हो गई, ठीक है? फिर देखो लोग आइए अगले जो पॉइंट हमारा है वो कह रहा है पर्सनलाइज़्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस। इसका मतलब देखो क्या है? देखो लिखा है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ डेटा टू रिकमेंड प्रोडक्ट, देखा होगा आपने कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे हो या मान लो आप अमेज़न पे हो, तो आपको रिकमेंडेशन में वही प्रोडक्ट्स आते हैं जो जनरली आपको बाय करने होते हैं ना। तो इससे क्या है कि जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है हमारा वो और बेहतर हो जाता है ना, कस्टमर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दिखाता है। प्रोवाइड अ पर्सनलाइज़्ड मतलब आपको लगता है कि भाई अच्छा हाँ, हमें तो यही पसंद था। मान लो आपने कहा कि भाई वो चीज़ अलग है कि भाई डेटा लीक हो रहा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, मान लो हमने एक माइक लेना है, तो रिकॉर्डिंग चल रही है कैमरे में ना, तो मतलब सुन लिया उसने भाई इनको कैमरा लेना है, इनको ऐड दिखाओ कैमरे के। या मान लो आपने गूगल पे सर्च मारा, आपको ऐड तुरंत इंस्टाग्राम पे आने लगा या फ्लिपकार्ट पे आने लगा। तो ये तो खैर अलग चीज़ें हैं, इन पे इनके बारे में बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी वाले चैप्टर में, इसके जो बाद चैप्टर है
ठीक है, वहाँ पे। फिर देखो लिखा है फास्टर ट्रांज़ैक्शंस, है ना? लिखा है पेमेंट्स आर क्विक, बहुत जल्दी पेमेंट्स होती हैं, सिक्योर होती हैं थ्रूआउट द ऑनलाइन सिस्टम, मेकिंग शॉपिंग फास्टर एंड स्मूथर। इससे क्या होता है कि जो शॉपिंग है हमारी, वो बहुत ही फास्ट बन जाती है और बहुत ही स्मूथली हमारी हो जाती है। फिर देखो लिखा है कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग। अभी ये देखा होगा आपने, कोविड का दौर आया तो क्या हुआ कि भाई लोगों ने कहा कि नहीं, 2 गज दूरी और मास्क ज़रूरी वगैरह चीज़ें फैली। तो लोगों को शॉपिंग करने में बहुत इश्यू हुए कि भाई हम दुकान पे कैसे जाएँगे, कहीं हमें बाहर निकले तो कोरोना ना हो जाए वगैरह-वगैरह। तो उस टाइम में क्या था कि जो ये ई-कॉमर्स का बिज़नेस था, ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंड उसी टाइम में आपका हुआ। देखो एक है इसमें क्या होता है कि भाई कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, ठीक है? हमें कहीं जाना नहीं है भाई, हम घर पे बैठे हुए हैं, मान लो पैंडेमिक चल रहा है, तो हमने क्या किया, हमने ऑनलाइन अपना ऐप खोला, अमेज़न खोला या फ्लिपकार्ट खोला और हमने अपना जो भी कुछ बुक करना था, वो हमने इसी तरीके से बुक कर दिया, ठीक है? फिर देखो आपका आता है इम्प्रूव्ड मार्केटिंग। बिज़नेस कैन यूज़ योर डिजिटल मार्केटिंग टूल्स टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस, एनालाइज़ कस्टमर बिहेवियर फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। भाई कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, क्या उसका उसको एनालाइज़ करते हैं ये सब लोग, कौन जो बिज़नेस होते हैं ना, इससे क्या होता है कि उनकी सेल भी आपस में बढ़ती है इसी तरीके से। और जब जब कोई बिज़नेस की सेल बढ़ेगी तो कहीं न कहीं वो कंट्री के भी लिए हेल्पफुल होता है। उससे कंट्री की भी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप होती है, ठीक है? तो ये कुछ फीचर्स हो गए, ये कुछ एडवांटेजेस हो गए इसके आपके ई-कॉमर्स के अंदर। लेकिन वही चीज़ कि एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस। हाँ, इन सारी लाइन को आप लोग लिख के ज़रूर आइएगा एग्ज़ाम के अंदर। अगर मान लो इसका क्वेश्चन आ जाए तो ये लाइन ज़रूर लिखिएगा कि वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस, है ना? टू फेसेस, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसी तरह क्या है कि जो आपका ई-कॉमर्स है उसके भी क्या है, दूसरा पहलू भी है। कहीं न कहीं उसके कुछ डिसएडवांटेज में भी होते हैं। देखो लिखा है लैक ऑफ अ पर्सनल टच, कि भाई एक पर्सनल टच की कमी होती है। जहाँ हम लोग दुकान पे गए, 4 बातें करी दुकानदारी से, अपने पड़ोस वाले जो भैया जी हैं, दुकान लगाते हैं, मान लो उनसे 4 बातें करी, ठीक है? कुछ कहा भैया कि मान लो इतने दे दो, अरे आप कम कर लो थोड़ा-सा, तो वो कम भी कर लेते हैं कभी-कभी, है ना? तो एक बॉन्डिंग बनी रहती है पड़ोस की, अपने अगल-बगल की लोग हमें जान रहे हैं, पहचान रहे हैं ना। लेकिन तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो पर्सनल टच है वो क्या होता है ई-कॉमर्स के थ्रू ख़त्म हो जाता है कि भाई अब हमने कुछ मँगाना है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, बगल में जो शॉप हमारी है, हम कभी वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, तो वो भैया जी हमको पहचानेंगे भी नहीं। ठीक है, फिर देखो लिखा है अगला क्या है इसमें, नो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ओके। ठीक है, देखिए कस्टमर मस्ट वेट, कस्टमर को कहीं न कहीं हमारी दुकान से माल लेना है, आप दुकान में गए, आपने चूज़ किया, तुरंत लेके चले आए। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ता है किसमें, ई-कॉमर्स के अंतर्गत। लेकिन अब क्या हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, अब ई-कॉमर्स के अंदर कुछ नाम याद रख लो, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछ दी जाए, बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। ब्लिंकिट हो गया आपका, है ना? स्विगी हो गया, स्विगी का देख लेना स्पेलिंग क्या है इसकी, इंस्टामार्ट, है ना? इंस्टामार्ट हो गया स्विगी का आपका। फ्लिपकार्ट ने अभी लॉन्च करा है अपना मिनट्स, है ना? मिनट्स बाय फ्लिपकार्ट, है ना? इसको भी एक बार देख लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी, क्योंकि एकदम रिसेंटली लॉन्च हुआ है अभी। ज़ेप्टो, है ना? ज़ेप्टो को ध्यान रखना, और अभी शायद अमेज़न ने भी कुछ लॉन्च किया है, एक बार देख लेना उसको, पर अभी वो इंडिया में ब्रॉडली नहीं आया है। इन सब चीज़ों को तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ये सारे ये ऐसे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हैं जो विदिन 10 मिनट्स, है ना? विदिन 10 मिनट्स आपका सामान आप तक पहुँचाने का दावा करते हैं। कुछ तो पहुँचा भी देते हैं लिटरली में, मैं भी यूज़ करता हूँ ज़ेप्टो वगैरह कभी-कभी, तो वो पहुँचा भी देता है जल्दी से जल्दी, ठीक है? फिर देखो लिखा है शिपिंग कॉस्ट एंड डिलीज़, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है क्या कि भाई जब मान लो सामान हमें मँगाना है फ्लिपकार्ट से, तो हमें कुछ न कुछ शिपिंग कॉस्ट भी देनी पड़ती है, तो इसका भी एक लैक है, इश्यू है। और डिलेज़, कभी-कभी हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ अदर फेलियर के कारण, कुछ टेक्निकल एरर के कारण, या फिर मान लो कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज़ आ गए, इन सब के कारण कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिले हो जाता है कि भाई मान लो हमें 10 तारीख को काम था कुछ किसी चीज़ का, वो 12 तारीख को आ रही है ना, ये चीज़ें कभी भी होती हैं। फिर देखो लिखा है सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है? जब भी हम लोग ऑनलाइन कुछ भी करेंगे तो कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो हमेशा रहते हैं हमारे साथ में, ठीक है? तो पहला क्या है, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शंस, कि भाई मान लो हमने कोई अपना ट्रांज़ैक्शन किया, वो फ़ेल हो गया, या मान लो कोई फ्रॉड हो गया हमारे साथ में ना, क्रेडिट कार्ड का हैकिंग हो गई, या फिर हमारी जो आइडेंटिटी है उसको चुरा लिया गया, अगर साइबर सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो, ठीक है? तो ऐसे इश्यूज़ हमारे सामने कभी-कभी आते हैं। फिर देखो लिखा है आपका प्रोडक्ट क्वालिटी इश्यूज़, है ना? कभी-कभी क्या होता है कि भाई जो हमें मान लो कोई कपड़ा है, मान लो कोई कपड़ा हमें अच्छा दिख रहा है, ठीक है? तो अब हमने उसको मँगाया, तो अब वो जैसा दिख रहा था वैसी क्वालिटी में हमारे पास में नहीं आया है, ठीक है? इसके कई रीज़न्स होते हैं, क्योंकि भाई जो आपकी जो इमेजेस बनाई जाती हैं उनको एडिट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन की जाती हैं, ठीक है? तब जाके कहीं आपको वो जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको बेचा
जाता है, ठीक है? तो ये भी आपका चीज़ें यहाँ पे। फिर देखो लिखा है टेक्निकल इश्यूज़, कभी-कभी क्या है कि आपका जो वेबसाइट है, वो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस दे रही है, क्रैश हो जाती हैं या बहुत टाइम लेती हैं इसको लोड होने में, तो ये चीज़ें हैं। फिर आपका लिखा है लैक ऑफ ट्रस्ट, और कहीं न कहीं हमारे पास लैक ऑफ ट्रस्ट रहता है क्योंकि जो कस्टमर हैं, वो हेजिटेट करते हैं, वो डरते हैं कुछ भी खरीदने से अनफैमिलियर वेबसाइट से कि भाई हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। इंडिया में क्या है कि आपका भाई फ्लिपकार्ट है या फिर आपका अमेज़न है, ठीक है? या आपका कुछ गर्ल्स वगैरह हैं तो वो आपका मीशो वगैरह यूज़ कर लेती हैं, है ना? मीशो यूज़ कर लेती हैं। इसके अलावा बेसिकली कोई ऐसी अदर वेबसाइट इतनी पॉपुलर अभी इंडिया के अंदर नहीं है। एक टाइम था, मतलब हमारे टाइम में एक वेबसाइट हुआ करती थी, उसमें स्नैपडील, अब तो एकदम खत्म हो गई है। स्नैपडील का भी अच्छा खासा नेटवर्क उस समय हुआ करता था, ठीक है? फिर हम लोग आगे आते हैं, देखो लिखा है रिटर्न्स एंड रिफंड, है ना? और रिटर्न्स के लिए या रिफंड के लिए भी हमें कभी-कभी क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, या कभी-कभी जो पॉलिसीज़ हैं वो वेरी करती हैं, हर एक साइड की अलग-अलग, कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या है रिफंड अवेलेबल है, कुछ पे नहीं अवेलेबल रहता है ना? ओवर रिलायंस ऑन द टेक्नोलॉजी, और टोटली क्या है, डिपेंड्स किसमें है, इंटरनेट एक्सेस पे, कि बिना इंटरनेट के और टेक्नोलॉजी के, मतलब मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के कुछ भी हम लोग ई-कॉमर्स का यूज़ नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर आता है। फिर देखो लिखा है हाई कंपटीशन, और क्या है, ई कॉमर्स जो मार्केट है वो क्या है, कैन बी ओवर सैचुरेटेड, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल बिजनेस टू स्टैंड एमंग अ लार्जर वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। सपोज करो आपको एक ब्रांड बनानी हो फ्लिपकार्ट जैसी, जो पूरे इंडिया में डिलीवरी करे, क्या आप बना सकते हो? ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट ऑलरेडी एक मेगा ब्रांड बन चुका है इंडिया के अंदर, इतना बड़ा उसका सिस्टम है, हर जगह उसके स्टोर खुले हुए हैं कि भाई वो अपने सामान को 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ऑल इ पैन इंडिया कहीं पे भी पहुँचा सकता है। लेकिन अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करोगे, तो इतनी जल्दी लोग आपके ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, और फिर आपके लिए इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स को क्रिएट करना भी काफ़ी कठिन काम होगा, है ना? तो जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, उसमें उसका बहुत नुकसान हो जाता है किसमें, ई-कॉमर्स वाले सेक्टर में। देखो फिर आपका जो आता है, देखो लिखा है टाइप ऑफ अ ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, है ना? ईपीएस, है ना? ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये भी मान लो सेगमेंट, ठीक है? पर ये इतना नहीं है, 4 मार्क्स के अंतर्गत पूछा जाएगा या 2 मार्क्स में पूछ सकता है, पूछ दिया जाए, ठीक है? कि भाई ये होता क्या है आपका ईपीएस? देखो किस-किस तरीके से हम लोग पेमेंट को कर सकते हैं। तो पहला क्या है आपका क्रेडिट कार्ड, है ना? इसको जानते हो। फिर आपका आता है डेबिट कार्ड, ठीक है? डेबिट कार्ड को देखना हो तो मैंने दिखाया था आपको पहले लेक्चर्स में, पिछले वाले, तो वहाँ पे क्या है कि डेबिट कार्ड्स का यूज़ हम लोग कर सकते हैं ना? फिर आप मतलब एटीएम है, इसको लोग शॉर्ट में एटीएम बोलते हैं, एटीएम, है ना? फिर आपका आ गया ई-वॉलेट, है ना? अमेज़न पे का हो गया, फ़ोन पे का हो गया, इनके वॉलेट्स भी होते हैं। फिर आपका आता है बैंक ट्रांसफ़र, नेफ्ट वगैरह, है ना? कि भाई डायरेक्टली क्या किया हमने, अपने पैसे को उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आपका देखो आता है मोबाइल पेमेंट्स, ठीक है? फिर आपका आता है क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स, है ना? कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है, डॉग कॉइन, बिटकॉइन, इनसे हम पेमेंट कर रहे हैं। फिर आपका आता है ई-चेक्स, है ना? ई-चेक्स के थ्रू भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। फिर देखो आपका आता है प्रीपेड कार्ड्स और पेमेंट गेटवेज़, है ना? पेमेंट आपके प्रीपेड कार्ड्स वगैरह हो गया, नहीं गिफ्ट कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड्स होते हैं, ये सब आपका आ गया पेमेंट गेटवेज़। लाइक आपका पेपॉल और रेज़र पे, है ना? ये हब पे आपका पॉपुलर है, रेज़र पे। हो सकता है इससे क्वेश्चन कोई ना कोई दे दे। ठीक है, रेज़र पे इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है। इसमें क्या है, क्या कोई एक गेटवे प्रोवाइड कर रहा है पेमेंट के लिए, ठीक है? फिर आपका आता है बाय नाउ एंड पे लेटर, है ना? अमेज़न का देखा होगा, बीएन और बीएनपीएल की भाई अभी आप खरीद दो और बाद में आप पैसे पे कर देना, ठीक है? अमेज़न का पे लेटर देखो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। इसमें क्या है, हर महीने की 5 तारीख को 5 कुछ भी कह लो, 5th तारीख को क्या करना पड़ता है कि हमें पेमेंट को करना पड़ता है। इसके पहले वाले महीने में हम तक कहीं से कुछ भी खरीदा हुआ हो, ठीक है? देखो कुछ एडवांटेजेस क्या-क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि क्या-क्या अ, फ़ायदे हैं और नुकसान है किसके, ऑनलाइन पेमेंट के, कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। पहला क्या है, कन्वीनियंस बहुत हमारे लिए है कि भाई हमें यहाँ-वहाँ हर जगह अपना पर्स टाँग के या अपना इतना सारा कैश लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, स्पीड, भाई हमने क्या करा, अपने फ़ोन में टाइप किया, ₹1000 भेजने, तुरंत ₹1000 उसके पास में चले गए, ना हमें गिनना है, ना उसको गिनना है, तो टाइम है वो बहुत बच रहा है, स्पीड बहुत अच्छी हो जा रही है। फिर है वाइड एक्सेप्टेंस, कि भाई हम दुनिया में कहीं भी हों, अब मान लो हम इंडिया के अंदर हैं तो भाई खाली यहाँ रुपया यूज़ हो रहा है, मान लो हम फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ पे भाई अलग कर ले करेंसी, तो इतना सारा कैश हम कहाँ लिए दिए घूमेंगे, ठीक है। लेकिन ई-कॉमर्स की हेल्प से क्या होता है, सॉरी, जो ऑनलाइन पेमेंट्स हैं इनकी हेल्प से क्या होता है कि भाई आपका एटीएम कार्ड है या मान लो क्रेडिट कार्ड है, तो उससे हम पैन वर्ल्ड या होल इंडिया में, होल वर्ल्ड में कहीं भी पेमेंट को इजी तरीके से कर सकते हैं ना। फिर देखो आपका आता है रिकॉर्ड कीपिंग, कि आपको लिखना नहीं कि भाई इतने रुपए मैंने यहाँ खर्च किए, इतने रुपए मैंने यहाँ पे खर्च किए, इजी तरीके से जो रिकॉर्ड्स हैं सारे वो अपने आप मेंटेन हुआ करते हैं। फिर देखो आपका आता है सिक्योरिटी, है ना? सिक्योरिटी
काफ़ी अच्छी रहती है इन पेमेंट्स की, है ना? बस आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा फ्रॉड वगैरह से। फिर पता है कॉन्टैक्ट लेस, कोई कॉन्टैक्ट की नीच नहीं है, रीच मतलब नीड नहीं है। आपका फिर आता है ग्लोबल रीच, है ना? पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होते हैं। फिर आपका आता है डिस्काउंट्स एंड रिवॉर्ड। सॉरी। ठीक है, कभी-कभी देखा होगा आपने कि जैसे कि मान लो आपने कुछ मँगा रहे हैं फ्लिपकार्ट से, या मान लो सेल चल रही है बिग बिलियन डेज़ वगैरह की, तो उनमें क्या होता है ना कि कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे, कुछ एटीएम कार्ड्स पे आपको बहुत बड़े-बड़े डिस्काउंट मिला करते हैं ना, तो उन चीज़ों के बारे में, वो भी एक क्या एडवांटेजेस की तरीके से देखा जाएगा, है ना? फिर देखो क्या-क्या नुकसान है। पहला नुकसान आपका आएगा सिक्योरिटी रिस्क। कभी-कभी क्या है कि मान लो जो गाँव वाले लोग हैं, गाँव वाले सेंस ऑफ ऐसे लोग नहीं जो मतलब अनअवेयर हैं, ऐसा नहीं कि शहर वालों के साथ फ्रॉड नहीं हो जाए। गाँव मतलब गाँव जो वाले लोग हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, उनके पास तो इतना सिस्टम होता ही नहीं है। भाई मान लो अकाउंट में रुपए भी हैं तो 20,000 है, 30,000 है बस। लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं, देखा होगा आपने, केस सुना होगा, शायद हरियाणा का था, कहीं का था। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक शायद जज थे, है ना? शायद जज थे, उनको एक किसी ने कर लिया डिजिटल अरेस्ट, है ना? ये डिजिटल अरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चला है कि भाई पुलिस आपको फ़ोन करेगी, थाने में बैठी है, पीछे सब बैकग्राउंड लगा है, सब एडिट वाला होता है, ठीक है? थानेदार बैठा हुआ है और कह रहा है कि आप हो गए हैं डिजिटल अरेस्ट, आपको अंदर बंद कर दिया गया है, आपको इसी जगह बैठे रहना पड़ेगा, आप ऑनलाइन रहेंगे, आप फ़ोन नहीं काट सकते हैं, वगैरह, वगैरह, वगैरह। 20 बातें आपको बताई जाती हैं वहाँ पे, फिर आप इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए। तो ये ऐसा कभी कुछ आया करे तो उसका फ़ोन चाहे तो काट दिया करो, टाइम नहीं हुआ करे। अगर टाइम है तो चुपचाप बैठो, आराम से मज़े लिया करो उसकी थोड़ी देर बैठ के, ठीक है? फिर काटा करो ताकि वो किसी उसका भी टाइम वेस्ट हो और वो उतने टाइम में किसी और को पागल ना बना सके, ठीक है? फिर देखो आपका आता है टेक्निकल इश्यूज़। कभी-कभी क्या है, मान लो हम पेमेंट कर रहे हैं, अब क्या हुआ, अब भाई पेमेंट फँस गई, क्रैश कर गई, तो उससे क्या हमारी जो पेमेंट थी वो फँस गई अकाउंट के अंदर। अब क्या है, वो पेमेंट 3 दिन या 7 दिन बाद, जैसे जो पॉलिसीज़ होती हैं अलग-अलग बैंक की, अब वो बाद में आ रही है तो फिर इश्यूज़ होते हैं। फिर देखो लिखा है आपका हिडन फ़ी, है ना? कोई भी कभी-कभी क्या होता है कि भाई जो पेमेंट है वो सामने कह रहा है कि नहीं, एकदम फ्री है, और बाद में क्या हुआ, आपके पास उसमें ट्रांज़ैक्शन फ़ी लगा दी उन्होंने, है ना? तो ये क्या, सब हिडन फ़ीस होती हैं ऐसी, है ना? तो इससे क्या होता है कि जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर देखो लिखा है लिमिटेड एक्सेस फॉर द सम यूज़र, कि सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंडिया में क्या है भाई, आपके पास 18 प्लस होनी चाहिए, 18 एज होनी चाहिए, आपका एटीएम खुद का होना चाहिए, है ना? और आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी होना चाहिए, स्मार्टफ़ोन भी होना चाहिए, तभी जाके आप इन सब चीज़ों के साथ में अपने जो आपका पेमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में, इसको आप यूज़ कर पाएँगे। फिर देखो लिखा है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, कि भाई जो तकनीक है उस पे डिपेंडेंट है, बिना इंटरनेट के कुछ भी होने वाला नहीं है। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, कि भाई कहीं न कहीं जो पर्सनल इंटरेक्शन था, बातचीत का मज़ा ना, वो भी खत्म होता है। और साइबर क्राइम क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा ये सब हो जाता है, तो मैं आपको बताया भी ना। फिर इसका चार्ज बैक एंड फ्रॉडलेंट डिस्प्यूट, है ना? ये चीज़ सारी हो गई आपकी। ठीक, कुछ याद कर लेना, जैसे 5 सेट हो जो इम्पोर्टेंट हो। फिर देखो आपका आता है ई-गवर्नेंस, कि भाई आखिर ई-गवर्नेंस क्या है? जैसे कि आपका ई-कॉमर्स था, तो वहाँ पे हर चीज़ जो डील हो रही थी, वो कैसे हो रही थी? वो हो रही थी बिज़नेसेस के थ्रू। लेकिन अगर क्या हो, अगर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, जब वो इंटरैक्ट करती है बिज़नेसेस से, कंज्यूमर से, या किसी अदर गवर्नमेंट से, या फिर अपनी सर्विसेज़ को लोगों तक पहुँचाती है, अपने गुड्स को या अपने हम लोग कह लें स्कीम्स को पहुँचाती है लोगों तक, तो उस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? ई-गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि वो पहुँचा कैसे रही है? वो पहुँचा रही है इंटरनेट की हेल्प से। देखो, डिजिटलाइज़ेशन आपकी refers to a digital technology, particularly the internet, by the government agencies to provide services, exchange information and communicate with the citizens, businesses and other government bodies, है ना? देखो क्या टाइप है इसके। पहला आपका आता है जी2सी, जब क्या हो, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुँचाए। डायरेक्टली पता है सिटीजन्स तक की, यहाँ पे सी के लिए कंज्यूमर्स नहीं, हम लोग यूज़ करेंगे सिटीजन्स का, सिटी जेंट्स का, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जो भाई लोग हैं उनको ईज़ी होता है। मान लो आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है ना? पासपोर्ट अप्लाई करने पहले क्या था कि फॉर्म लेके आओ, लाइन लगाओ, फॉर्म भरो, वगैरह, वगैरह। अब क्या है, आपने फॉर्म भर दिया अपना ऑनलाइन ही, आपको डेट मिल गई, आप उस डेट को चले गए, आपका काम पूरा आराम से हो गया, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका जी2सी। फिर देखो आपका आता है जी2बी। देखो क्या था, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज एंड इंटरैक्ट्स विद द बिज़नेसेस थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। दिस हेल्प्स बिज़नेसेस comply with the रेगुलेशन एंड सबमिट टेंडर्स। मान लो कोई गवर्नमेंट है, अब कॉन्ट्रैक्ट करना किससे? बिज़नेस से, कि भाई कोई टेंडर पास करा तो उसने डिटेल डाल दी वेबसाइट पे अपनी। अब जो बिज़नेसेस हैं वो उनसे क्या कर रहे हैं? उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? लाइसेंस देना है किसी चीज़ को, अलग-अलग चीज़ों का, तो इन सब में ऑनलाइन टेंडर बाँटना है। तो इन सब में क्या होता है कि जो पेइंग टैक्सेस को बैंक, जो बिज़नेसेस हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, अपना इनकम टैक्स, जो भी अदर टैक्सेस हो। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है किसके अंतर्गत आएगा आपका? ये आपका आता है गवर्नमेंट टू बिज़नेसेस के अंदर, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो आपका बिज़नेस से अब इंटरेक्शन कर रही है, ठीक है?
फिर देखो आपका आता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब कोई गवर्नमेंट मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से अपना इंटरेक्शन कर रही है, ठीक है, क्योंकि भाई एम्प्लॉय तो हर जगह होंगे। या मान लो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी अदर स्टेट की गवर्नमेंट से कोई टाई अप कर रही है, कोई पुलिस का केस या कोई अदर केस है, तो इस पूरे मॉडल को हम लोग कहते हैं जी टू जी मॉडल। जब कोई गवर्नमेंट किसी अदर गवर्नमेंट से क्या करती है, इंटरेक्शन करती है। देखो क्या डेटा शेयरिंग बिटवीन ना नेशनल गवर्नमेंट एंड लोकल और रीजनल गवर्नमेंट। भाई जो नेशनल गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, वो डेटा को शेयर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, या मान लो जो ग्राम पंचायत है या जो रीजनल गवर्नमेंट है उनके साथ में, ठीक है। तो आपका आ गया जी टू ई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, है ना, कि जब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय से इंटरेक्ट करेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। जैसे कि देखो आपने इंडिया में भी ट्रेनिंग दी जा रही है, कुछ टास्क दिए जाते हैं, है ना, जो टीचर्स हैं उनसे कहा गया भाई कि आप स्कूल जाओ तो सेल्फी भेजो अपनी लेके, या वगैरह वगैरह, कई सारे कॉन्सेप्ट सारे चल रहे हैं आपके। तो ये जो सब चीज़ें हैं, या सैलरी का पोर्शन है, आपको छुट्टी लेनी है तब को ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जब एक गवर्नमेंट क्या करती है, एक गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट कर रही है किससे, अपने ही एम्प्लॉयज से, इसको हम लोग बोलते हैं जी टू ई मॉडल, है ना, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है। देखो क्या ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये याद कर लेना कि भाई जो एनसीईजी पोर्टल है ये क्या है, ये आपका गुड गवर्नमेंट इसका ई गवर्नमेंट पोर्टल है जिसका इंडिया का। इसको ऊपर देख लेते हैं खोल के, ई सी एनसीईजी को ना यहाँ पर मार लेते हैं एनसीईजी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पोर्टल आपका ओपन हो गया है ना। देखो ये क्या है आपका, दिस इज अ पोर्टल। कहाँ रखे हैं अपने आप को, मैं यहीं रख लेता हूँ, उसे छोटा कर लेता हूँ अपने आप को, ये लो, ठीक। देखो तो ये क्या है, अब आपका ये पोर्टल है किसका, आपका ई गवर्नेंस का, इंडिया के अंदर। देखो लिखा है ई गवर्नेंस डिवीजन। देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। अब फोटोज देखो यहाँ लगी हुई हैं सारे, ये आपके चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, है ना, ये बाकी लोग हैं सब, देखो, ठीक है। देखो आपके यहाँ पे अवार्ड्स ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में यहाँ चीज़ें हैं, सब आपको इन्फॉर्मेशन कैटेगरी है, देखो सारी दी गई हैं, एआई की प्रैक्टिसेस वगैरह सब, है ना। देखो अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसका वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है, आपकी हेल्प डेस्क है। कुछ प्लेटफॉर्म अदर जो है डिजी लॉकर, है ना, डिजिटल इंडिया, माई जीओवी या मेक इन इंडिया, इन सबके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो मेन चीज़ क्या है आपके लिए, NEG 2025 क्लिक करोगे, अवार्ड स्कीम, किसको किसको अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्लील कॉन्फ्रेंस कब कब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई हैं, कहाँ कहाँ चीज़ें हुई हैं, क्या क्या नेशनल अवार्ड्स ना, अवार्ड, हाँ ईएस वाइज जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे आपको वेबसाइट के अंदर मिलेगी। देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, ये देखो दिया गया है लॉगिन्स के लिए, ये देखो दिया गया है लॉगिन फॉर ग्राम पंचायत ऑनली, की भाई जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनका लॉगिन सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना। तो ये आपकी हो गई आपकी वेबसाइट इसकी इंडिया में ई कॉमर्स की, याद रखना क्या है, NCEG, क्लियर, ठीक है ना। अब हम लोग बड़े बड़े हो जाए बस से, ये हो जाओ या ठीक है ना। फिर ये होगा पोर्टल, फिर देखो क्या 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 सर्विसेज देती है, ट्रेनिंग कराती है, ठीक है। आपको क्या कर रही है, ट्रेनिंग करा रही है, रिसर्च करा रही है, एडवाइजरी दे रही है ना, इंटरनेशनल कोलैब कर रही है, और आपका ई गवर्नेंस का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। फायदे क्या क्या देखो ई गवर्नेंस के, पहला क्या है, इम्प्रूव एफिशिएंसी, कि भाई आपका जो एफिशिएंसी वो अच्छी हो जाएगी, कि भाई पेपर वर्क खत्म हो गया, आपके पास कागज में लिखना नहीं है, आपने ऑनलाइन फॉर्म मंगवा लिए, सब कुछ आपके पास डेटा पूरा क्या है, ई फॉर्मेट में कलेक्टेड है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जो करप्शन था हर जगह पे, जो लोग पहले पैसा ले रहे थे वो क्या, वो एकदम खत्म हो जाता है इससे। कॉस्ट सेविंग, जो टाइम है पेपर वर्क में जा रहा था पैसा यहाँ वहाँ, तो बच जाता है, और हर एक टाइम सर्विस अवेलेबल रहती है ना इसकी, तो चीज़ें कॉमन है। फिर है बेटर सिटीजन पार्ट, जो सब जो सिटीजन्स हैं वो बेटर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अच्छे तरीके से हिस्सा ले पाते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में आसानी से जान पाते हैं और उनका लाभ उठा पाते हैं। फिर देखो लिखा है क्विक एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी क्विक एक्सेस, बहुत ही जल्दी तरीके, इस तरीके से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर देखो लिखा है सिंप्लीफाइज द प्रोसेस, है ना। फिर आपका आता है बिजनेस डिजिटल डिवाइड, है ना, क्या करता है कि डिजिटल डिवाइड, जो रूरल और जो रिमोट एरियाज हैं उनके बीच में जो ब्रिज का काम भी कौन करता है, तुम्हारा आपका ई गवर्नेंस करती है, ठीक है। कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, पहले आपको क्या है, डिजिटल डिवाइड की भाई सभी इंसानों के पास में जो मोबाइल फ़ोन है वो अवेलेबल नहीं है, हर एक इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो मोबाइल को यूज़ कर सके, तो ये इशू आता है। फिर आपका आता है सेल्फ सिक्योरिटी, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट ही हैक कर ली जाती है, या डेटा लीक हो जाता है ना, ये भी रिस्क का एक है। फिर आपका देखा जाएगा रेजिस्टेंस टू चेंज, है ना, कहीं बदलाव लाने में गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्रेजेंट मे बी रिलेक्टेंट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पुराने हो चुके हैं, मान लो कोई इंसान 55 साल का है, तो जो अब वो जब नया था, जवान था, उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो आज की तरह थी ही नहीं, तो हो सकता है कि आप कुछ इम्प्लीमेंट करो और वो इंसान इतनी जल्दी सीख ही ना पाए, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़। देखो ये क्या होते हैं,
देखो लिखा है लैक ऑफ रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी कि भाई सभी के लिए क्या हो, उसके लिए आपको इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, और प्लस आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी, मतलब चाहे आपका लैपटॉप हो वो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, तो इनकी भी एक्सेस आपके पास में होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं होती है गाँव के एरिया में या जो रिमोट के एरियाज़ है वहाँ पे। फिर देखो लिखा है इंटरऑपरेबिलिटी, है ना? फिर आपका हो गया मेंटेनेंस एंड अपग्रेड कि भाई इसको मेंटेन करना और अपग्रेड करना भी काफ़ी ज़्यादा कठिन काम होता है। फिर देखो लिखा लैक ऑफ अ डिजिटल लिटरेसी कि भाई लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो सही से जानते नहीं है अभी इसके बारे में, कभी-कभी वो बेचारे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, या कभी-कभी मान लो वो चीज़ों को सही से यूज़ ही नहीं कर पाते हैं ना, तो ये भी चीज़ें इश्यूज़ यहाँ पे आते हैं। फिर लिखा है प्राइवेसी कंसर्न, जो कंज्यूमर की प्राइवेसी, सॉरी जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी का भी खतरा यहाँ पे रहता है। फिर देखो लिखा है रेगुलेटरी चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस हैं जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के दौरान आते हैं कभी-कभी। फिर आपका फंडिंग इश्यूज़, है ना? जो है फाइनेंशियल लिमिटेड रिसोर्सेज कैन हिंडर द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, है ना? तो ये सब चीज़ें आपकी हैं 5-5, हर एक चीज़ के फ़ायदे देखो 10-10 मैंने लिखे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? इनमें से कम ज़्यादा नहीं, 5 एडवांटेज पढ़ लेना, 5 पढ़ लेना डिसएडवांटेज, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? फिर देखो कुछ पोर्टल्स बनाए गए हैं ई गवर्नेंस सर्विसेज के इंडिया के अंदर। पहला आपका हो गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, है ना? इनिशिएटिव। आपका हो गया आधार सर्विसेज, ई डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया ना। देखो दिखाते हैं इन सब चीज़ों को लाइन चलो। देखो यहाँ पे जो जाओगे ना देखो यहाँ दिए गए सारे आपके नीचे। देखो डिजी लॉकर आपका हो गया ना, इंडिया द हो गया आपका, डिजिटल इंडिया, माई जीओवी, मेक इन इंडिया, ये सारे आपके देखो यहाँ पे दिए गए होंगे ना। एम गवर्नेंस आपका मोबाइल के लिए, एम गवर्नेंस, है ना? आपका पोर्टल हो गया india.gov.in, अभी दिखाया मैंने आपको। ई पंचायत हो गई आपकी, ना पंचायत हो गई। ई कोर्ट सब तो आ गए हैं मार्केट के अंदर, है ना? जब कह लें कि यूज़ हो रहे हैं जल्दी जल्दी। आपका डिजी लॉकर, है ना? दिखाया भी आपको मैंने। ई म्यूनसिपैलिटी, है ना? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट करना है आपको, उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं ना, जीएसटी और टैक्सेस के लिए। इनको एक बार पढ़ लेना खाली बस, ठीक है? और मेरे 5-6 खाली याद कर लेना अच्छे से। आपका हो गया ई हेल्थ, आपके पासपोर्ट सेवा पोर्टल, है ना? आपको बनाना है पासपोर्ट, आपने क्या करा, उसके उस पे गए अपना साइट पे, अब आपने वहाँ पे काम अपना कर लिया। फिर देखो ऑनलाइन रेजिडेंस रजिस्टर, आपका स्किल इंडिया पोर्टल, यहाँ पे क्या आप कई सारी स्किल वगैरह को सीख सकते हो ना। फिर आपका आ गया सेवा सिंधु, है ना? ये भी क्या है आपका फीस, एक हम लोग कह लें एक सर्विस है जो कहाँ शुरू करी है, कर्नाटका के जो गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट करी गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कि भाई सेवा सिंधु किस गवर्नमेंट ने शुरू किया, तो किसने किया आपका, वो किया आपका कर्नाटका ने, ठीक है? तो दिस वाज आवर लेक्चर। अच्छा और है भी नीचे थोड़ा बहुत, तो ये पे चार्ट दिया हुआ है आपका, ठीक है? एक मिनट को खुद को छोटा, ये लो, ठीक है? अब आपको ये बेटर दिख रहा होगा, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या ना, देखो ये चार्ट दिया हुआ है आपको जी2सी का पूरा, कि भाई जी2सी क्या है, जी क्या है, जी2ई क्या है आपका, और आपका जी2बी क्या है ना? सब दिया हुआ है, क्या-क्या चीज़ें कौन कर रहा है। इस चार्ट को प्रिपेयर कर लेना, एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके ई गवर्नेंस पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग का एक आखिरी लेक्चर बचा है जिसकी क्लास हम लोग देखते हैं कब होती है, ठीक है? बाकी तो हम लोग हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, सॉरी फ्राइडे, इन 3 दिन क्लास को लेते हैं। तो ये क्लास आपकी हो रही होगी आपका मंडे के बाद, वेडनेसडे को ये क्लास आपकी हो रही है, ठीक है? अब जो अगली क्लास आपकी है वो फ्राइडे को आएगी। मतलब इस फ्राइडे को क्या होगा कि जो हमारा पूरा कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा, पूरा रिवीजन कोर्स हमारा एक बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर संडे को कोशिश करेंगे कि संडे को क्या रखें, एक रखें हम लोग मैराथन, ठीक? मैराथन रहेगी पूरी, उसमें हम लोगों को पूरा सिलेबस ना लगभग 8-10 घंटे के आसपास रहेगी ये, और पूरे सिलेबस को हम लोग एक बार में वन शॉट में सारी वीडियोस को यहाँ पे कवर अप करके इन चीज़ों को हम लोग वहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, है ना? ठीक, ये खुश है ना? बाद इसके अब तक के लिए बाय, गुड नाइट, है ना? काफ़ी रात हो चुकी है ऑलरेडी। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू, मीट अगेन, जय हिंद।